नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 10 जिसमें एक कहानी है। शीर्षक है परीक्षा। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी को समझने से पहले इस शीर्षक को समझिए। परीक्षा मतलब किसी को जांचना। परीक्षा किस काम में किया जाता है? किसी को जांचने के लिए। परीक्षा का संबंध यदि आप लोगों से पूछा जाए तो होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कितना सीखा है। यह परीक्षा इस बात की जांच करता है। परीक्षा का काम और भी बहुत चीजों की जांच करना है। जैसे आप लोग किसी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, आप उसके योग्य है या नहीं, उसमें उसके लिए भी आपको परीक्षा देना होता है। तो यह कहानी है जब रियासत के देवगढ़ के जो दीवान थे, उनका नाम था सरदार सुजन सिंह। वह बूढ़े हुए। सरदार सुजन सिंह जब बूढ़े हुए तो उनको परमात्मा की याद आई। मतलब अब वो चाहते थे कि जो बचा कुचा समय है वो पूजा पाठ में लगा दे। तो उन्होंने जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु मतलब गरीबों के मित्र। राजा को दीन बंधु कहा जाता है क्योंकि वो गरीबों की देखभाल करने वाले हैं, उनके मित्र जैसे हैं। तो कहते हैं कि हे श्रीमान, मैंने 40 वर्ष तक आपकी सेवा की। अब मेरी अवस्था ढल गई, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति अब मेरी नहीं रही। यदि अब कोई भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापा में मेरे अच्छे कर्मों पर दाग लग जाएगा। मैंने पूरी जिम्मेदारी से काम किया है, इस पर दाग लगेगा। सारी जिंदगी की जो नेक नामी है, मतलब मैंने जो अच्छे काम किए हैं, वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया कि आप ऐसा ना बोले, आपको हार मानकर नहीं पीछे हटना है। आप जब तक है तब तक यहाँ के दीवान रहेंगे। लेकिन उन्होंने मानी नहीं। जब दीवान साहब नहीं माने तो उन्होंने हार कर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही साथ महाराजा ने उनके सामने यह शर्त लगा दी कि जो नया दीवान होगा उसे आपको ही खोजना पड़ेगा, आप ही खोज कर लेकर आएंगे। तो दूसरे दिन देश की जो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुइयों के दीवान की जाएंगे। सुइयों के दीवान की जरूरत है। जो भी सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वह उपस्थित हो जाए। उनकी जांच की जाएगी, वह इसके योग्य है या नहीं। उसके बाद उन्हें काम पर रखा जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट ही हो, लेकिन उनका हष्ट-पुष्ट होना जरूरी है। मंदाग्नि मतलब जो मंदबुद्धि के मरीज हैं, उनको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको 1 महीने तक हम लोगों की नजर के सामने रखा जाएगा। उनके रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। मतलब वो किस तरीके से उनका रूटीन है दिन भर का, कैसे वो काम करते हैं। उन उम्मीदवारों का विद्या कम हो चलेगा, परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो वहां से इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, मतलब खरे उतरेंगे, उनको उच्च पद पर सुशोभित किया जाएगा। ये थी शर्त। अब विज्ञापन देखने के बाद क्या? यह विज्ञापन देखने के बाद मानो मुल्क में तहलका मच गया। ऐसा ऊंचा पद और किसी भी प्रकार की शर्त नहीं थी, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल पड़े। देवघर में नए नए रंग बिरंगे आदमी मनुष्य वहां पर दिखाई देने लगे। जितनी भी रेलगाड़ी वहां जाती थी उनसे उम्मीदवारों का बेड़ा उतरता था। कोई पंजाब से आया, कोई मद्रास से। नए फैशन प्रेमी की तो जमघट लगती जा रही थी। कोई पुरानी सादगी को दिखाने के लिए वहां जा रहा था। यह हाल था कि अलग अलग तरह के लोग वहां पर जमा हो गए। लेकिन उसमें जो विशेष संख्या थी वह ग्रेजुएटों की थी। मतलब ग्रेजुएशन किए हुए लोगों की संख्या वहां पर अधिक थी। क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। कहने का अर्थ है कि कोई और काबिलियत ना हो तो शिक्षा का तो एक काबिलियत उसके अंदर है। सरदार सुजन सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर अ, मतलब यहाँ पर लोगों को संबोधित किया गया अ ब स द से। तो मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा दर्शन करते हैं।
सौ और ज उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। मतलब वो नौकर को बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते, बल्कि बहुत इज्जत देकर नौकर से बात करते थे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मान देता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, फिर तो वैसे ही रहना है, जैसे मन करे वैसे ही रहना है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ यह सब कुछ देख रहा था, और इन बंगलों के बीच में हंस कहाँ छुपा है वह ढूंढ रहा था। मतलब इन सारे जो लोग हैं, यह सब अपना बहुरूपिया रूप दिखा रहे हैं, यह सब इनका ओरिजिनल नेचर नहीं है, यह वह जानते थे। लेकिन इन सब के बीच कौन है जो सच्चा इंसान है, वह इसे ढूंढ रहे थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के जो मजे में खिलाड़ी लोग थे उन्होंने पेश किया। उन्होंने सोचा यह भी तो एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखी। संभव है कुछ हाथों की सफाई हो जाए। मतलब यहाँ के लोग हैं, उन्हें खेल बहुत पसंद है, अगर हम उनके सामने इतने सुंदर तरीके से हॉकी खेलेंगे तो यह लोग हमें वोट दे देंगे, हमें पसंद कर लेंगे। खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। मतलब रियासत जो देवगढ़ की जो रियासत है, यहाँ पर जो लोग थे वो शतरंज ताश जैसे खेल खेला करते थे, गंभीर खेल। दौड़ भाग करके जो खेल खेलना होता था वह खेल को बच्चों का खेल समझते थे, इसे बड़े लोग नहीं खेलते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। मतलब दोनों तरफ के जो खिलाड़ी थे वो एक से बढ़कर एक थे। दोनों ही तरफ से गेंद को बहुत ही तेज ढंग से मारा जाता था और बहुत ही तेज गति से उसे रोका भी जाता था। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, मतलब पसीने से नहा गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को जो रास्ते पर चल रहे लोग होते थे उन्हें नाला पर पार करके उस पार जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले बैठे थे। मतलब बैठकर दम ले रहे थे। वो थक कर चूर थे और सांस ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाला पे आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैलगाड़ी कमजोर, और बैल पूरी तरह से कमजोर थे। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उखड़ने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का उनका साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उनकी ओर देखा, मगर आंख बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति बिल्कुल नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्यता यह तो बिल्कुल भी नहीं था, नाम मात्र भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में, इस समूह में, खिलाड़ियों के समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। छिटक गया मतलब रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं,
युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उछाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, फिर हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान ने युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। जब उस खिलाड़ी लड़के की मदद से गाड़ी बाहर निकल गई, नाला पार चला गया, तब किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलता है, महाराज, आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो मुझे सारी रात यही काटना पड़ता, क्योंकि वह गाड़ी छोड़कर तो कहीं जा ही नहीं सकता था। फिर युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। बैठने का अर्थ होता है डूबने से, मतलब गहरे पानी में यदि उतरा जाए तो ही मोती की प्राप्ति होती है। निदान मतलब कहने का अर्थ है कि 1 महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उस दिन अब निर्णय होने वाला था कि आखिर कौन दीवान बनेगा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ बन गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी माता की कृपा बरसेगी। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य व्यक्ति लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी, उम्मीदवारों के जो समूह थे, वह सबके सब रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में विराजमान थे। उम्मीदवारों का कलेजा धड़क रहा था, पता नहीं क्या निर्णय। जब सरदार सुजन सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय से वह उदार हो, आत्मबल हो तो उसकी वीरता, ताकि वो जो भी समस्या उसके जीवन में आए उसका वो वीरता के साथ सामना कर पाए। और इस रियासत को सौभाग्य से ऐसा पुरुष मित्र मिल गया है जिसके अंदर ये सारे गुण है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पानी पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंख उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब कुछ लोग इस बात का सम्मान करते थे कि यह व्यक्ति है इस लायक, और कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या थी, वो जलन था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीब को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, मतलब वो अपने निर्णय पर अटल रहेगा। उसके डिसीजन हर दिन अलग अलग चेंज नहीं होंगे। वह चाहे खुद धोखा खा ले, परंतु वह दया और धर्म से काम करना कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी परीक्षा, जिसमें एक परीक्षा के माध्यम से एक बड़े ही जिसे कहते हैं एक सात्विक स्वभाव का, उदार स्वभाव का और अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्प रखने वाले दीवान ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए, उसके साहस, उसके सत्कर्मों का परिचय पाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए परीक्षा लिया था। तो आप जानते हैं इस कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। इन्होंने 308
से भी अधिक कहानियां लिखी है और इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से हर आम जीवन में जो घटनाएं घट रही है, लोगों के जीवन की जो सिंपल सिंपल घटनाएं हैं, मतलब एक रोजमर्रा के जीवन में जो लोग जीते हैं, जो अनुभव करते हैं, उन सबको इन्होंने अपनी कहानियों में सजाया है, पिरोया है। आप सबको इनकी कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप सब इनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, हमारा पाठ आज यही समाप्त हुआ। आप लोग अगली वीडियो के लिए रेडी रहिए। बहुत जल्द मेरी दूसरी वीडियो भी आएगी जो आप लोगों की मदद बहुत ज्यादा करेगी। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट तक जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देखेंगे उनके लिए अपने पाठ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए, मैं अपना पाठ यहाँ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।